हेलो एवरीबॉडी, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो मैं ये टॉपिक आप तक अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, जिसका फीडबैक आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनाइटेड किंगडम जो है इस पर पड़ता है। अगर इसको जूम इन कर लेंगे तो इस तरीके से नज़र आएगा। जैसे हमने कहा हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम कितना पार्ट होता है। अगर हम बात करें देखो ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 स्टेट आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक, और उसके बाद हम बात करें अगर यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर नॉर्दर्न आइलैंड भी ऐड हो जाता है। राइट, और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ब्रिटिश आइसल्स के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके अंदर आपका नॉर्दर्न आइलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दोनों ही ऐड हो जाते हैं, और ओवरऑल जितना भी ये एरिया है वो सभी काउंट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने सोशल वर्क की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो इसकी जर्नी जो रही है वो यहाँ से यहाँ तक की किस तरीके से जर्नी रही है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क यूनाइटेड किंगडम। देखो अलग अलग, जैसे मोस्टली फेमस अगर हम बात करें तो यूके, यूएसए एंड इंडिया, ये 3 जो कंट्री हैं यहाँ पर बड़े लेवल पर सोशल वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया है, एज ए डिसिप्लिन अडॉप्ट किया गया है और एज ए प्रोफेशन भी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर क्या रहते हैं सोशल वर्क के इमर्ज होने के, उसमें मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। देखो एक डॉक्टर है, वो मेडिसिन देता है एक सिक को, यानी एक बीमार को। ठीक, एक पेशेंट को वो दवाई देता है, और वो एक मेडिसिन वो जो हेल्दी होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, अगर उनको भी वो मेडिसिन दे और दोनों को ही लेनी पड़े, तो देखो जो सिक है वो तो ठीक हो जाएगा, उसकी रिकवरी हो जाएगी अगर वो बीमार है। लेकिन अगर जो पहले से फिजिकली फिट है, अगर उसको भी हम दवाई देंगे तो क्या होगा, जो फिजिकली फिट है उसकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। उसी तरीके से चैरिटी अगर सही लोगों तक पहुँचेगी, जो इसके हकदार हैं, मतलब जो ओल्ड हैं, सिक हैं, ऑर्फन्स हैं और जो डिसेबल हैं, उन तक अगर पहुंचेगी तो ये ठीक रहेगा। अदरवाइज जो फिजिकली फिट हैं और वो फिर भी चैरिटी के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स जो हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है, उसको हम कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टेट ने जो है इसमें इंटरवेंशन किया था, ताकि जो रिलीजियस जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, उसमें चर्च हुआ, मॉस्क हुआ या फिर टेम्पल हो, जो भी चीज़ें थी, वो जब कंट्रीब्यूट करते थे या फिर चैरिटी करते थे, तो वो सभी लोगों को दे देते। इस तरीके से लोगों के अंदर जो है, लोगों ने बैगिंग को एज ए प्रोफेशन बना लिया था। उसके बाद स्टेट ने इंटरवेंशन किया। स्टेट ने इंटरवेंशन करने के बाद देखो यहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन किया, फ्रेम किए लेजिस्लेशन तो हेल्प कर सकें गरीबों की। ठीक है, उन्होंने एक इसके लिए लेजिस्लेशन बनाए, ताकि वो जो डेस्टिट्यूट्स इन सोसाइटी हैं, उसके जो हैंडीकैप्ड हैं और जो अदर नीडी हैं, उन सभी की वो हेल्प कर सकें एक साइंटिफिक तरीके से। ठीक, अगर हम बात करते हैं, देखो अब से पहले जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, वो उन सभी ने जो है चैरिटी पर फोकस किया कि चैरिटी आपको करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन कौन इसके हकदार हैं, किस क्राइटेरिया से आपको चैरिटी करनी है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक ऐसा एफर्ट नहीं लगाया गया जिससे हम ये जान सकें रीज़न क्या है गरीबी का, पॉवर्टी का रीज़न क्या रहा, उस पर किसी ने ज़्यादा फोकस नहीं दिया, जो कि जिससे बैगिंग बढ़ती रही, और बढ़ने के साथ साथ जो है ये एक मिनास बन गई सोसाइटी के लिए। बाद में जब स्टेट का इंटरवेंशन हुआ, स्टेट ने इंटरवेंशन करा 1349 में, जो पहला कानून बना उस कंट्री के अंदर, जिसने प्रोवाइड किया लीगल फ्रेमवर्क, जिससे उन्होंने जो चर्च से जो पावर जो ओवरटुक कर ली और अपने जो स्टेट के ऊपर सारी ट्रांसफ़र कर दी, ताकि जो बैगिंग से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको वो खुद से मैनेज करें और बैगिंग जैसी चीज़ों को रोक सकें। बैगिंग जैसी चीज़ों को वेगाबाउंडनेस का मतलब होता है आवारापन, जो आवारा घूमते हैं इधर से उधर, उन सभी चीज़ों को, उन सभी ऐसी एक्टिविटीज़ को सोसाइटीज़ के अंदर बंद कर सकें और लोगों को, लेबर को टाइट कर सकेंगे, लैंड ओनर्स के साथ वो फिट रहें, और जो अपनी स्किल्स हैं उनके साथ वो उनको यूज़ करें, और जो हेल्प करें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, अगर हम बात करें आगे, जब ये इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती रहीं, तो उसके बाद 536 के अंदर पहला स्टेट प्लान आया जो पब्लिक असिस्टेंस की बात करता था इंग्लैंड के अंदर। पब्लिक असिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे कि आज हमारी गवर्नमेंट भी हमें चीज़ें प्रोवाइड कराती है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, आप फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इलाज के लिए जाते हैं तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरीके से एजुकेशन में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो स्कूल्स हैं, उनमें भी इसी तरीके से आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक असिस्टेंस। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं इसमें मेजर प्रोविज़न क्या थे इस कानून के। 1536 के जो मेजर प्रोविज़न थे उनमें क्या थे, तो लोकल ऑफिशियल विच ऑल्सो इंक्लूड द चर्च ऑफिशियल विल कलेक्ट द फंड्स थ्रू द चर्च
विच विल बी यूज टू हेल्प द नीडी सो दैट एक्सटेंट ऑफ बेगरी कुड बी रिड्यूस। जो बढ़ती हुई गरीबी थी, बढ़ती हुई जो लोग बैगिंग का जो प्रोफेशन बना रहे थे और जो मल्टीपल हो रहा था मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, उसको कम कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स बनाए लोकल गवर्नमेंट पे, जो इन चीज़ों को फोकस करते हुए ऐसी चीज़ों को रोक सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड प्रोविजन क्या आता था, जस्टिस एंड द अदर ऑफिशियल्स वर एम्प्लॉयड टू टेक अवे द चिल्ड्रन एंड द एज ऑफ 5 to 14। मतलब कि जो गवर्नमेंट ने लोकल ऑफिशियल्स बनाए थे उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि अगर कोई पेरेंट्स अपने 5 से 15 के बीच के जो बच्चे को अगर बैगिंग जैसी चीज़ें सिखा रहा है, ना उनको एजुकेशन की तरफ दे रहा है, ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए सिखा रहा है जिससे कि वो अपना खुद को मैनेज कर सकें, अपने आप को जो अर्निंग कर सकें अपनी लाइफ के, और खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अगर इस तरीके की चीज़ें उनके पेरेंट्स नहीं सिखा रहे हैं बल्कि उन्हें ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं जिससे वो बैगिंग की तरफ बढ़ें, तो स्टेट का काम है कि उनसे वो बच्चे ले लिए जाएँ और उनको ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर उनको ट्रेन किया जाए उनकी लिवलीहुड के लिए, और वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें और अपना आपको एक बेस्ट सिटीजन बना सकें इस पर्टिकुलर सोसाइटी या कंट्री का। ठीक, इसका जो थर्ड प्रोविजन था इस लॉ का, उसमें ये था कि जितने भी एबल बॉडीड बैगर्स थे, यानी जो फिजिकली फिट बैगर थे, उनको जो है पनिश किया जाए। अगर वो किसी भी तरीके से कहीं पर भीख मांगते हुए दिखते हैं तो उनको पनिश किया जाए। उसके बाद द पुअर विल बी गिवन हेल्प इन देयर ओन पैरिश आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इफ दे हैड बीन लिविंग इन द पैरिश फॉर नॉट लेस देन 3 years। मीन्स आपने नया वर्ड देखोगे पैरिश। पैरिश का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जब अगर अब किसी पर्टिकुलर एरिया में जो पैरिश होता है ना, लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो वहाँ पर जो नीडी हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तक चैरिटी पहुँचे, उन्हीं तक ही जो सरकार के द्वारा या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो हेल्प की जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचे। उसके लिए क्या है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर 3 साल से रह रहा है या 3 साल से ज़्यादा से रह रहा है, सिर्फ उसी को ही वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। उसके बाद जो फिफ्थ प्रोविज़न था इस कानून का, उसमें ये था कि पैरिश विल प्रोवाइड हेल्प टू इट्स पुअर विद द हेल्प ऑफ डोनेशन कलेक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ देयर चर्च। जैसे मैंने बताया, चर्च के द्वारा भी जो उनको कलेक्ट करते थे वो कुछ लोगों के द्वारा फंड दिया जाता था चर्च को या फिर दान दिया जाता था, उन दान को जो है वो यूज़ कर सकें लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, वो पहले टाइम पर जो है चर्च को बहुत ही ज़्यादा माना जाता था वेस्टर्न यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें चर्च के पास काफ़ी ज़मीनें भी होती थी और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हुआ करते थे। अगर हम बात करें तो पुअर लॉ 1601 के बारे में, जिसको एलिजाबेथ पुअर लॉ के नाम से भी जाना जाता है, मोस्टली जो सोशल वर्क के माइलस्टोन्स के अंदर भी एक बड़ा जो हिस्टोरिकल मूव है वो इनमें से ये भी एक बहुत बड़ा मूव है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इस कानून के अंदर क्या प्रोविज़न था, देखो इस कानून के अंदर प्रोविज़न था कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स टू से अगर कोई ओल्ड एज है और फिर आप पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आप इस कैपेबल हो चुके हैं कि आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, तो उसी के साथ साथ आपको अपने पेरेंट्स की भी, ग्रैंड पेरेंट्स की भी रखवाली करनी होगी, उनकी देखरेख करनी होगी, उनके खाना वगैरह की चीज़ें हैं, बेसिक एसेंशियल्स जो चीज़ें हैं उन तक प्रोवाइड कराया जाए, ना कि उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को आप जो हैं बैगिंग के लिए पुश करें, और ना ही उनको चाहिए कि वो बैगिंग की तरफ बढ़ें। ठीक है, इस तरीके की जो प्रोविज़न इसके अंदर रखे गए। अगर किसी के अंदर, अगर जो किसी के पास अगर किसी के बच्चे नहीं हैं इस तरीके के मतलब वो जो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को जो है वो केयर कर सकें, तो उसके लिए रिलेटिव्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, जो इनके रिलेटिव्स होंगे वो उनका देखभाल करें। लेकिन बैगिंग को किसी भी तरीके से एज अ प्रोफेशन रोकना है, बनने से रोकना है, और लोग जो डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे थे बैगिंग के ऊपर उसको भी रोकना है। ठीक, इसका फर्स्ट प्रोविज़न ये था। अगर सेकंड प्रोविज़न की हम बात करें तो सेकंड प्रोविज़न ने जो है कानून जो गरीबों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला जो वो है जो एबल बॉडीड थे, जैसे हमने पहले बताया, जो फिजिकली फिट थे, उनको फोर्स किया गया काम के लिए। दूसरा ये था कि इंपॉर्टेंट जो गरीब थे, जिसमें सिख, ओल्ड, ब्लाइंड, डीफ, स्मॉल चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स, में तो से ये इतना कैपेबल नहीं थे कि अपनी अर्निंग कर, लिवलीहुड को अर्न कर सकें, इसलिए इनको जो है इंपॉर्टेंट पुअर के अंदर रखा गया। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कमजोर, इसके पास इफेक्टिवली मतलब पावर नहीं होती। ठीक, उनको आर्म्स हाउसेज में रखा जाए ताकि, क्योंकि वो तो मजबूर हैं। अगर बात करें थर्ड जो कैटेगरी की, थर्ड कैटेगरी है डिपेंडेंट चाइल्ड हु केयर टू बी गिवन द पर्सन्स विलिंग टू टेक केयर ऑफ देम, मीन्स टू से अगर कोई चिल्ड्रन है, अगर उसकी कोई केयर करना चाहता है, अगर कोई वेल नोन पर्सन है जिसके पास वेल्थ है, तो अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है या फिर उसकी देख रेख करना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न रखा गया कि वो उस तरह के बच्चों को हायर कर सकता है, मीन्स उसे अडॉप्ट कर सकता है और उनके लिए एक बेटर सिटीजन उनको बना सकता है। अगर हम बात करें इस लॉ के थर्ड प्रोविज़न की, तो वो इस बारे में बात करता है कि जो वल्नरेबल ऑर्फन है उनको जो है
पुअर होम्स के अंदर रखा जाए। पुअर टैक्स का मतलब है जो वेल नोन होते हैं, मतलब जिनके पास वेल्थ होता है अच्छा, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग द सोसाइटी और अमंग द पुअर्स। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें द पुअर लॉ कमीशन 1905 जो आया है, इसमें बिगिनिंग में 20वीं सेंचुरी में जब आया था, जब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उसका रीज़न देखो कुछ भी हो सकता है। जब हम डीपली हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आज की डेट में हमारे टाइम पर कोरोना वायरस चल रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, वो चीज़ें लोग अलग अलग चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है रॉयल कमीशन अपॉइंट किया गया 1905 में इंग्लैंड के अंदर, लोअर कमीशन अपॉइंट किया गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सब चीज़ें कमीशन ने क्या कहा, कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि सभी के लिए जो इंश्योरेंस प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं वो हैं अलग अलग, उन्होंने दिया कि उनके लिए अलग अलग लेजिस्लेशन होने चाहिए, जिसको मानते हुए गवर्नमेंट ने अलग अलग लेजिस्लेशन यहाँ पर पास किए। ठीक, लेकिन इसको आप याद नहीं करना क्योंकि हमारी कंट्री के नहीं है और ये इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर हमारी कंट्री के ये एक्ट होते तो इनसे आपसे पूछा जा सकता था, लेकिन आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए इनको देख सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट बेवरेज रिपोर्ट ऑफ 1942 की, अगर हम बात करें तो सर विलियम बेवरेज जो है द चेयरमैन ऑफ द इंटर डिपार्टमेंट कमेटी ऑफ द सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विस प्रेजेंट द कमेटीज रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। सोशल इंश्योरेंस एक नया वर्ड आया जो सर विलियम बेवरेज जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के हेड थे, इन्हीं के नाम पर इस रिपोर्ट का नाम रखा गया है बेवरेज रिपोर्ट। ठीक, इसने 4 मेजर प्रिंसिपल थे इस कमेटी की रिपोर्ट के, इसके 4 मेजर प्रिंसिपल से जिन पे इन्होंने वर्क किया। पहला जो है एवरी सिटीजन टू बी कवर्ड, कोई भी नागरिक हो इसके अंदर कवर होना चाहिए। अगर जैसे हमने पहले बताया था चर्च का बहुत ही इंटरफेयर था चैरिटी वगैरह करने में, तो उसमें चैरिटी में ये भी होता था कि बायस्ड होकर भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने ही धर्म के फॉलोवर को ही चैरिटी ज़्यादा देना पसंद करते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एवरी सिटीजन शुड बी कवर, यानी हर सिटीजन एक सिटीजन कवर होना चाहिए। द सेकंड वन इज द प्रोविजन इज दैट the major risk of the loss of earning and power sickness, unemployment, accidental old age, widowhood, maternity to be included in single insurance। जो अलग अलग बनाए हुए थे कि अलग अलग तरीके से लोग बनाए हुए थे, अलग अलग, लेकिन ओल्ड एज के लिए अलग, विडोहुड के अलग, मैटरनिटी रिलीफ के लिए अलग, उन सभी को एक ही कानून में बनाया जाए ताकि उसकी इंप्लीमेंटेशन को ईजी हो जाए। ठीक, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट बताया था फ्लैट रेट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेड रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स इनकम। इन्होंने कहा कि जो भी हम मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था पुअर टैक्स के बारे में, इन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स जो हम टैक्स लगाते हैं ना, वो एक फ्लैट रेट होना चाहिए। मींस टू से अगर हम 5% लगाते हैं तो वो 5% ही होना चाहिए सभी के लिए। ऐसा नहीं अगर किसी की इनकम 1000 है तो उससे हम ले रहे हैं 1000 है तो उससे ले रहे हैं हम 10%, अगर किसी की 800 तो उससे ले रहे हैं हम 5%। इस तरीके से नहीं करना, फ्लैट रेट रखना है कि सभी का 5% हो, और ताकि जो है चीज़ें एक यूनिफॉर्मिटी के साथ आगे बढ़ाई जा सके। और उन्होंने नेक्स्ट बोला कि जो भी हम मिलता है उसको फ्लैट रेट ऑफ द बेनिफिट टू बी पेड ऑल्सो विदाउट रिगार्डलेस टू इनकम एज इनसाइट ऑल टू होप एज अ नाइट टू ऑल हु क्वालिफाई। जैसे रात सभी ऊपर छा जाती है उसी बराबर छाती है, उसी तरीके से जो उसका इनकम है, उसके जो बेनिफिट होते हैं वो भी सभी तक प्रोवाइड किए जाएँ, वो सभी तक मिले। मैं सोशल इंश्योरेंस का थोड़ी सी आपको बताना भूलिए। सोशल इंश्योरेंस का मतलब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ भी ओल्ड एज पेंशन होती है, विडोड पेंशन होती है, ये सब जो है सोशल इंश्योरेंस के अंदर आती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट बेवरेज रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की, वो प्रिंसिपल थे, लेकिन अब बात करते हैं रिकमेंडेशन की। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, सोशल इंश्योरेंस, पब्लिक असिस्टेंस, चिल्ड्रन अलाउंसेस विद जो चिल्ड्रन अलाउंसेस थे उसका नाम रिनेम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रखा फैमिली अलाउंसेस। और कंप्रहेंसिव फ्री हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस पर इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, और मेंटेनेंस द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी जो स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए लोगों को फुल रोजगार दिलाने में। जैसे हमने पढ़ा था बेवरेज रिपोर्ट ऑफ 1942 टेक्स प्लेस, इट्स वन ऑफ द ग्रेट डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लैंड पुअर लॉ हिस्ट्री 1601 एलिजाबेथ पुअर लॉ। अगर हम बात करें 1834 की, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर रिफॉर्म्स आए थे, पुअर लॉ रिफॉर्म्स हुए थे 1834 में। और 1909 की अगर हम बात करें तो इसमें था लेबर एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉय थे उनको हेल्प किया गया एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। इसमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो एम्प्लॉय हायर करना चाहती है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन करके उसी तरीके से उसको एम्प्लॉय से एम्प्लॉय तक को मिलाना, इस तरीके से उनका एक मैनेजमेंट तरीके से बनाना, ये इस कानून का प्रोविजन था 1942, जैसे हमने भी डिस्कस किया बेवरेज रिपोर्ट है। ठीक, अब हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ द चैरिटी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, COS। इसका क्या मतलब था? देखो चैरिटी के जो COS जो है ना, चार्ल्स मस जो इसके हेड थे, उनमें से हेड थे या थिंकर थे, उनमें से उनका व्यू था कि एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज पॉवर्टी एंड रिसीविंग चैरिटी डिस्ट्रॉय हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फोर्सेस हिम टू बैक।
अगर आपने इसको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल होता है वो खुद ही जिम्मेदार है अपनी गरीबी का। वो जब चैरिटी रिसीव करता है तो मतलब वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो अपने आप को फोर्स कर रहा है बेगिंग के लिए। इस तरीके के उनके व्यूज़ थे, इसके पीछे फिलोसफी थी इसको बनाने के पीछे। आपसे क्वेश्चन बन सकता है जैसे 1869 जो क्वेश्चन बन सकता है कि COS जो है यूके के अंदर आया था 1869 के, और अगर हम बात करें USA की तो USA में आया था 1877 में। ओके, आई होप कि मैं यहाँ से आप तक ये चीज़ें पहुँचा दी, अच्छे से समझा दी। और अगर हम बात करें कि सोशल वर्कर को पहले सोशल वर्कर नहीं कहा जाता था, सोशल वर्कर को उस टाइम पर बोला जाता था फ्रेंडली विजिटर। ओके, अगर हम बात करें चैरिटी ऑर्गेनाइज सोसाइटी फॉर द मेट ऑफ द चैरिटेबल ग्रुप दैट यूज साइंटिफिक फिलैंथ्रोपी। साइंटिफिक फिलैंथ्रोपी देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आज हमारी कंट्री के अंदर पैंडेमिक चल रहा है, बहुत लोगों ने रोजगार खोए हैं, बहुत लोग परेशान हैं और कुछ लोग अपने लेवल तक चैरिटी भी कर रहे हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो अगर आपके पास कोई आता है, आप उसको 1000 रुपीज़ दे देते हो फॉर उसकी सर्वाइविंग के लिए या फिर उसको हेल्प करने के लिए, फिर उसको 5 दिन बाद आपकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप उसको 1000 रुपीज़ दे देते हो। इस तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा और जो है फिर आप भी एक लिमिट होगी, आप भी फिर उसके बाद नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए क्या है साइंटिफिक फिलैंथ्रोपी क्या कहती है? साइंटिफिक फिलैंथ्रोपी ये कहती है आप उसको 1000 रुपये ना देके, मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, आप उसको 1000 रुपये ना देके आप 1000 रुपये का उसको मास्क दिला दो, वेजिटेबल्स दिला दो, जो चीज़ें अभी मतलब मार्केट में अवेलेबल अभी भी चल रही हैं, जो अभी भी बिकती हैं, खरीद रहे हैं लोग, उन ऐसी चीज़ों का आप प्रोवाइड करा दो। सैनिटाइजर प्रोवाइड करा दो ताकि वो जो 1000 रुपये का अपना सामान खरीद करके उस सामान को बेच कर जो अर्निंग करे फिर उसको अपने बिजनेस में लगा सके और फिर अपना डिपेंडेंसी अपने आप के ऊपर क्रिएट कर ले और जो है अपनी फैमिली को भी अच्छे से सर्वाइव करा दे इस पैंडेमिक के दौरान भी, ठीक है। तो ये होती है साइंटिफिक फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी को मैं ब्रेक करके बताऊं आपको। फिल जो है एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव, और एंथ्रो का मतलब होता है मैन, जो इंसानियत से, इंसानों से, लोगों से प्यार करने वाला, ठीक। सेल्फ सफिशिएंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो सेल्फ सफिशिएंसी बना सके और उनको रेस्पॉन्सिबल बना सके इंडिविजुअल को, ताकि वो अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट की, तो इसमें तक आप यहाँ पर देखो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और तो सोशल गॉस्पेल मूवमेंट, इसमें आप जैसे क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी जस्टिस को लेकर और चैरिटी को लेकर, उन सभी को अप्लाई करते हुए एक जस्ट सोसाइटी बना सकें, ठीक। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट को जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने पीछे मैंने बताया वो सब इसी का ही पार्ट था, ठीक है। ये होता है इस वीडियो का एंड, ये हमारे चैनल का लोगो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो कैसी लगी फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।